हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री चैप्टर 2। मैंने पिछली वीडियो में अध्याय 1 के बारे में जान लिया। आज हम अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 कहाँ, कैसे और कब के अध्याय के बारे में जान लिया। आज हम अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे इस दूसरे अध्याय का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। हमें आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि तूसर तूसर नाम का एक लड़का था। तूसर, ये इसका नाम है तूसर। ये एक लड़का था तूसर नाम का। ये रेल यात्रा कर रहा। तूसर अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसके खिड़की की सीट मिल गई। रेल में जब बैठा तो उसे खिड़की की सीट मिल गई, जहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया था। तेजी से गाड़ी से उसने देखा कि पौधे, घर, खेत खलिहान और तेजी से पीछे जा रहे थे। तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे। आपने भी अगर खिड़की के पास बैठा होगा, रेल की खिड़की के पास बैठा होगा, तो फिर आपने देखा कि पीछे की वस्तु अचानक से छूटे। सब घर, मकान, कारखाने, ये सब पेड़ पौधे सब पीछे की ओर छूटते होगा। और जब आप खिड़की के सीट पर बैठते हैं तो आपको कुछ और ही मज़ा होता है बैठने का, और ही आनंद आता है। तो फिर छूटते जा रहे थे हाँ भैया। तो तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू कर दी थी। बस इसके कुछ दशक बाद आई। तूसर सोचने लगा, ये सब कुछ दशक बाद ही आई हैं। जब तूसर सोचने लगा कि लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियाँ वो नहीं थी, तो वे यात्रा नहीं करते थे। दूसरा ऐसा सोच रहा है कि वो, अगर वो तेज रफ्तार वाली गाड़ियाँ नहीं थी तो वो लोग कैसे यात्रा करते थे। तो क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह बिता दे, वो ऐसा सोच रहा है दूसरा। नहीं, उसके चाचा ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग भैया क्या है, आरंभिक मानव आखिरी वे एक इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम उन उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। मैंने जो यहाँ पर लाइन जो है आउटलाइन की है, लाइन जो है, जो हाईलाइट की है, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर के समय आप इसको याद करके आपने पेपर में लिख सकते हो। अच्छे खासे नंबर आपको आ जाएंगे। तो मैंने जो हाईलाइट लाइन किया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे, और फल फूल के दाने तथा पौधे पत्तियाँ पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। तो खाद्य संग्राहक नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वो खाद्य संग्राहक नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक दूसरे से घुमा करते थे। अपने भोजन के लिए घुमा करते, शिकारियों के लिए घुमा करते थे। पेड़ पौधों यानी कि फल को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घुमा करते थे, और शिकार के लिए इधर उधर घुमा करते थे, इसलिए उन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा गया है। तो आगे बढ़ते, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते। आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह शिकार कर भोजन के लिए इधर उधर घुमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह हमारा है कि यह हमारा पहला कारण है कि यहाँ की अगर वे एक ही जगह से पर ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल फूल, जानवरों और खाकर समाप्त कर। वो एक जगह पर ज़्यादा दिन रहते थे। पहला ये कारण हो सकता है कि आप इमेजिन करिए कि पहला ये कारण हो सकता है कि लोग वहाँ पर रहते थे और वहाँ के फल फूल, पेड़ पौधे, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वह भोजन की तलाश में दूसरी जगह जाया करते थे। तो और दूसरा कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये भी, तो अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले भी उनके पीछे जाया करते, ये भी कारण हो सकता है। और हमारा तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि तीसरा कारण क्या है? तीसरा, पेड़ पौधों और फल फूल
अलग अलग मौसम में आते थे। जो हम मौसम आप जानते हैं कि आम होंगे, सेब होंगे, अंगूर के संतरा अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमा करते थे या घूमते होंगे। तो आगे और चौथा कारण क्या हो सकता है? चौथा कारण हमारा क्या हो सकता है? चौथा कारण हमारे क्या हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का जीवन यापन नहीं हो सकता। आप ये जानते हैं प्राणी के बिना किसी भी प्राणी और पेड़ पौधों का जीवित संभव नहीं होता था। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियाँ और झीलें पानी कभी कभी सूख जाते थे, कभी कभी जो पानी जो सूखा पड़ जाता था, और कुछ झीलों नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल जाते थे। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि लोग पानी की तलाश में इधर उधर, चौथा कारण आप नोट कर सकते हैं कि लोग पानी की तलाश में इधर उधर जाया करते, क्योंकि जो झीलें थी, नदियाँ थी, किसी मौसम में सूख जाते थे। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग आरंभिक मानव। अगली हेडिंग हमारी क्या है भैया? हमारी अगली हेडिंग है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे, आरंभिक पहले के मानव थे उनके बारे में आपको जानकारी कैसे, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों, औजार बनाए होंगे। यह भी संभव हो सकता है कि लोगों ने पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, जो आज भी पत्थर के औजार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं जो हमने हाईलाइट की, आप उन लाइन को जरूर नोट कर दे। शॉर्ट आप नोट्स बना सकते हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, आप लिख सकते हैं कि औजार का प्रयोग किस लिए किया। जाहिर सी बात है, आप लिखे चाहे न लिखे, नोट्स बनाए चाहे नहीं बनाए, औजार का प्रयोग किस लिए? फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों का मुट्ठे लगा के भाले और बाण जैसी हथियार बनाए जाते थे। कुछ हड्डियों और लकड़ी का प्रयोग इसलिए किया जाता था, जो मुट्ठे और भाले और हथियार बनाने के लिए, भाले और बाण के हथियार बनाने के लिए किए जाते। कुछ औजारों से हमारा है कुछ औजारों से लकड़ियों की काटी जाती थी कुछ औजारों से लकड़ियों को काटे जाते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्थर के औजार। यहाँ पर पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इस इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर दिया गया, और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं दाहिने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जड़ों को खोदने के लिए, और यहाँ पर जो पशुओं की खाल के कपड़ों को सिलने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा अगली हेडिंग हमारी क्या है भैया? अगली हेडिंग है हमारी रहने की जगह निर्धारित करना। लोग रहने की जगह कैसे निर्धारित करते हैं? लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थल थे जहां पर अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। अभी हम आपको मानचित्र दिखाते हैं। जो लाल त्रिकोण जो यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल त्रिकोण का निशान है। ये लाल त्रिकोण का निशान है ये। और यहाँ पर देखिए लाल त्रिकोण का निशान ये भी है। कुरनूल हो गया, हुस्गी हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नर्मदा नदी में भीमबेटका हो गई। नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके अलावा खाद्य संग्राहक के पुरस्थल मिले। इसके अलावा और भी कई स्थान पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आगे है कि
पाए गए तो यहाँ पर देखते हैं कि भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे लोग इस गुफाओं में किस लिए रहते भीमबेटका गुफाओं में किस लिए रहते थे? क्योंकि यहाँ पर बारिश धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ पर है? नर्मदा घाटी के पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया कि ये नर्मदा नदी रही, ये हमारी नर्मदा नदी रही और यह भीमबेटका रहा। तो नर्मदा घाटी के पास ये मिलती हैं भीमबेटका की गुफा। और आगे बढ़ते हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग ने क्या क्या जगह चुनी होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले। लोग ऐसी जगह को ढूंढते जहाँ पर अच्छे पत्थर मिले। सेल यहाँ पर एक सेल चित्रकला बनाई गई है, आपको दिखाया गया। इसमें से हमें क्या पता करना है? इसमें से आपको होमवर्क दिया गया एक सेल चित्रकला। इस चित्रकला के बारे में बताओ। आपको इस चित्रकला के बारे में बताना है। तो आप बताइए कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की गुफाएं मिली हैं। इनमें से जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव का चित्रण किया गया है। आप इसके बारे में बताएं और जानें। आप यहाँ पर पुरस्थल, आपको ये जरूर नोट करना है कि पुरस्थल क्या होता है। आपको पूछ सकता है कि पुरस्थल क्या होता है। पुरस्थल क्या होता है? पुरस्थल क्या होता है? पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं। पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और ऐसी इमारत जैसी वस्तुएं आवश्यक मिलती हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के अपने काम के लिए किया जाता था। बाद में ये वे उन्हें वहीं छोड़ गए। बाद में ये उन्हीं वो जो इस्तेमाल करते थे वो यहीं पर छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र के नदी के तल के में भी पाए गए। पुरस्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आप पुरस्थल के बारे में नोट कर सकते हैं। पुरस्थल को उन स्थानों को जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारत की वैसी वस्तुओं को मिले हैं। और वो कहीं पर सागर नदी के तल के नीचे भी पाए गए हैं पुरस्थल, यानी के औजार पाए गए। अब देखते हैं कि आग की खोज कैसे हुई थी भैया। आग की खोज कैसे हुई थी? आग की खोज कैसे हुई थी? मानचित्र 2 में देखिए, कुरनूल की गुफा मानचित्र आप 2 में देख सकते हैं। ये हमारी रही मानचित्र। ये कौन सा भैया? ये कौन सा मानचित्र है? यहाँ पर तो मानचित्र 2 कुरनूल की गुफा। देखिए भैया, कुरनूल की गुफा, ये रही हमारी कुरनूल की गुफा। ये रही हमारी कुरनूल की गुफा जो ब्रह्मगिरी, जो हुसगी नदी के पास स्थित है। हुसगी नदी नहीं, सॉरी, कृष्णा नदी के पास स्थित है। आग की खोज, कुरनूल गुफा आप देख सकते हैं अपने बुक में। आप देख सकते हैं यहाँ राख के अवशेष में, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष का मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए होंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है। ये आप पॉइंट नोट सकते हैं, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जानवरों के लिए भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता होगा। आज हम आग के उपयोग के इसलिए करते हैं। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? अब यहाँ पर देख सकते हैं नाम और तिथियाँ दी गई हैं। नाम और तिथियों के बारे में दिया गया है। देखो भैया, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पुरातात्विक ने उनमें से बड़े नाम रखे, उन पर बड़े नाम रखे। आरंभिक काल के वो पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को क्या कहा जाए? आरंभिक काल को पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। यह 2 शब्दों से बना है, यानी कि यह पुरा यानी कि प्राचीन। पुरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर का बना है। पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पुराना। पुरापाषाण जो का 20 लाख साल पुराने से और 12,000 साल पुराने के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया। इस काल को कितने भागों में विभाजित? 3 भाग। पहला है उत्तर पाषाण काल युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इस काल में के दौरान घटित हुई हैं। उत्तर पुरापाषाण युग, इस इतिहास काल में मानव के 99% कहानी इसी घटना में घटित हुई है, जिस काल के पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। मेसोलिथ, यहाँ पर दिया गया एक शब्द मेसोलिथ, यानी इसका अर्थ है मध्य पाषाण युग। इसका क्या अर्थ है? मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। इस काल के पाषाण
इस काल के पाषाण आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों और मुट्ठे लगे हाशियों और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी के दौरान पुरापाषाण वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है अगले युग की शुरुआत होगी जो 10,000 साल पहले से होती है। उसे क्या कहा जाता है? 10,000 साल पहले जो युग की शुरुआत होती है उसे कहा जाता है पुरापाषाण का। उसे क्या कहते हैं? पुरापाषाण, सॉरी, नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल का मतलब होता है कि हमने कुछ स्थानों में नए नाम दिए होंगे। अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं। आज प्रचलित हैं क्या? आज क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम थे, इस काल में क्या नाम थे, हमको ये ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों, बदलती जलवायु के बारे में जान लेते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी अचानक। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बने। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पाने की आदतों, प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे थे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों को अनुसार अपने पालने की बात सोचने लगे, तो इस साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। क्या बन गई थी? महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी भैया। अब देखते हैं आगे अगली हेडिंग, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसी। इस दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे भी सोचने लगे थे आज भी वो सोचने सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं। वह भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ पर उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते लोग ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इस तरह यहाँ पर हेडिंग, सॉरी बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया, धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को आकर्षित और पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन था? वो जंगली कुत्ता था। वो कौन था? कुत्ता था, जो जंगली पूर्वज थे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवर को औजार बनाना शुरू कर दिया था, पालतू बनाना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते, जानवर जो हैं झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, अक्सर अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण और उनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए लोग। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते की पालतू क्यों बनाया? आप ये आपको ये प्रश्न है। दोस्तों, हमने आज इतना ही कराया है। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे कराएंगे। इसमें आगे बचा हुआ है। तो अगला पार्ट ये हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।